Hello friends, welcome to Samiksha Classes YouTube channel. Again, I remind you about we are continue studying about science, basics of science and इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये समीक्षा क्लासेस टीम के द्वारा, इस समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल में एक टीम मेंबर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे, समीक्षा क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जो आपको पढ़ाया जाता है, इसमें सुनियोजित प्लान वे में एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको कंटिन्यूस टीचिंग किया जा रहा है, आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे हमेशा कि यह टीम आपके लिए प्रयासरत है कि आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों में आपकी सफलता के लिए हमेशा 100% आपका मार्गदर्शन कर सके, आप अपनी सफलता को एक सुनियोजित सफलता में बदल सके। तो चलिए, मैं अभी तक आपको यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके पहले बेसिक्स ऑफ साइंस और यूनिट्स एंड डायमेंशंस का कई लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जिसके इकाई और माप कहेंगे। उसके बाद आपको वैज्ञानिक उपकरण और उनके विभिन्न प्रयोग और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, यह भी तरीका आपको बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग यांत्रिकी, इंग्लिश में मैकेनिक्स कहेंगे, इसमें लेक्चर 1 पढ़ाया था, जिसको आपको यूट्यूब चैनल में लेक्चर 5 के रूप में अवेलेबल है। दोस्तों, ये बताना चाहेंगे आपको कि आप अपनी स्टडी को इतना बेहतरीन बनाएं so that you can success easily in any competitions and there should be any no problem to get or success। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपके फर्स्ट लेक्चर यांत्रिकी मैकेनिक्स में बताया गया था, उसके सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर बात करते हैं यहाँ पर कि इस यांत्रिकी का अगला जो टॉपिक है, इसमें कई टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक्स को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसका। और ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ आपका पीटी के लिए नहीं, ये आपका मेंस के लिए है, आपका रेलवेज के लिए, बैंकिंग के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, सभी स्टैंडर्ड के लिए आपको फॉलोअप किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अगर आप इसको स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता श्योर मिलेगी। चलिए, आगे हम लोग फिर बात करते हैं यांत्रिकी मैकेनिक्स। सबसे पहले यहां पर है त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्सीलरेशन। आपको ये पता है, क्लास 9th में बताया गया था त्वरण क्या होता है। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और जैसे हम लोग वेग की बात करते हैं और इसकी दर, और दर की मीन्स क्या होगा? समय। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? त्वरण कहेंगे। अब यहां पर त्वरण जो होगा वो 3 तरह का, देयर विल बी 3 टाइप्स। ये 3 तरह का हम लोग इसको कंसेप्ट में लेंगे। अगर ये समय के साथ, समय बढ़ रही है, समय के साथ एक समान रूप से वेग में परिवर्तन होगा तो इसे एक समान त्वरण कहेंगे। अगर वेग में परिवर्तन समय के साथ अलग अलग वेग में परिवर्तन होता है, कंटिन्यू वृद्धि होती है, तो उसको वृद्धिमान त्वरण कहेंगे। और समय के साथ अगर उसमें वेग घटते जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन कहेंगे, इंग्लिश में रिटार्डेशन कहेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर यह बताया गया है किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाले परिवर्तन। 1 सेकेंड यहां पे लेते हैं, दिस इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेग में क्या परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? या वेग परिवर्तन की दर, मैंने भी बताया था, वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। इसी डिफिनेशन से हम लिखते हैं यहां पर त्वरण को ए से, देखिए एक्सीलरेशन यहां पर है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, इसी को वेग परिवर्तन की दर कहेंगे।
सपोज कीजिए कि किसी वस्तु का वेग, सब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी इसका v1 था और समय के साथ इसका v2 हो जाता है। और ये फर्स्ट जो है, जिस समय इसका v1 वेलोसिटी था उसमें इसका समय t1 था, और फिर परिवर्तन हो करके जब इसका समय t1 होता है, वेग v2 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, और ये t2 माइनस t1, दिस विल बी समय अंतराल, टाइम इंटरवल। ये दोनों के बीच में हम लोग सपोज करते डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये जो है आपका समय अंतराल बता रहा है, मीन्स ये डेल्टा v बाई डेल्टा t, इसको वेग परिवर्तन की दर कहेंगे। दोस्तों मैंने यहां बताया अभी कि यदि प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि समान दर से होती है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि क्या होती है, समान दर से होती है, तो इसको एक समान त्वरण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि यदि किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन एक समान दर से प्रति सेकेंड होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण, वृद्धिमान त्वरण, मंदन, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप क्या लिखेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। उसके आगे देखिए, यदि प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि दर बढ़ती है, वेग में कंटिन्यू वृद्धि होती है, तो इसे वृद्धिमान त्वरण कहते हैं। उसके बाद है यदि वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो, समय बढ़ रहा है लेकिन वेग घटते जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसकी कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, इट मीन्स ऋणात्मक या ह्रासमान त्वरण या मंदन कहेंगे। दोस्तों यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसमें एक समान रूप से वेग में परिवर्तन होगा तो इसको एक समान त्वरण कहेंगे। कंटिन्यू वेग में परिवर्तन होगा, 10 कभी 20 कभी 30 आगे बढ़ते चला जाएगा, या फिर कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव वेग में इसका वेलोसिटी चेंज होगा तो इसको वृद्धिमान त्वरण कहेंगे। और समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन घटते जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, मंदन, ऋणात्मक। उसके बाद दोस्तों है गुरुत्वीय त्वरण। आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण से बना हुआ, आपके आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर गुरुत्वीय बल। आप फील करेंगे यहां पर कि कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर गति इसको कहते हैं, या ऊपर से नीचे की ओर है, आप नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आप फील करते हैं कि ऊपर से नीचे कोई फोर्स लग रहा है, या फिर कोई वस्तु को ऊपर छोड़ते हैं तो लगता है कोई वस्तु, मीन्स लगता है कोई बल नीचे की ओर खींच रही है। तो ये क्या है, ये गुरुत्वीय बल है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करती है तो उस पर गुरुत्वीय बल प्रभावी रूप से काम करती है, और इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसी त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने यहां लिखा है यदि किसी वस्तु की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है तो वस्तु पर गुरुत्वीय बल प्रभावी रूप से लगने लगता है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्लास 11th में भी, क्लास 9th में भी पढ़ना था। और इससे पहले अब ये देखिए, ये त्वरण है, चाहे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे वो सिंपल त्वरण हो, चाहे वृद्धिमान त्वरण हो। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप एग्जाम में पूछा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट इकाई क्या हो सकता है, चाहे वृद्धिमान त्वरण होगा, चाहे गुरुत्वीय त्वरण होगा, या फिर मंदन, रिटार्डेशन होगा, सभी का यूनिट इकाई एक ही होता है। ऐसा यूनिट की बात हम लोग करते हैं। तो यहां पर बताइए आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसका भी क्या होता है, सेकेंड होता है, तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ms इनवर्स 2 बोलते हैं, f-2 उसको जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण के लिए, तो इसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, इसके लिए भी दोस्तों यही होगा। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, जबकि सिंपल त्वरण
जो सिंपल गति करती है जमीन पर, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। यदि कोई वस्तु कोई वेग से नीचे की ओर गिर रही है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों? प्लस जी होगा। ऊपर से नीचे की ओर कोई बॉडी गिरती है तो इसके लिए प्लस जी होगा, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रही है तो इस पे लगने वाला जी जो होगा वो माइनस जी होगा। मैंने समझाने की कोशिश किया है। ये कोई बॉडी है, ऊपर से नीचे की ओर फॉल कर रही है, इसके लिए प्लस जी है, और नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रही है तो इसके लिए माइनस जी होगा। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता सकता है कि यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उस वस्तु पर लगने वाला त्वरण क्या होगा? क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है प्लस ए, माइनस ए, प्लस जी या माइनस जी। ये चार ऑप्शन आपके पास है। ऋणात्मक त्वरण मीन्स ऋणात्मक त्वरण नहीं मीन्स इस तरह का सिंबल से आपको डिनोट किया रहेगा। तो अगर आपको पता है नीचे से ऊपर जाती है कोई वस्तु तो उसके लिए माइनस जी होगा, ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसके लिए प्लस जी होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बल, फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? हम लोग आज तक ये समझने की कोशिश करते हैं, आज तक समझे भी हैं कि फोर्स एक ऐसा कारक है, ऐसा एक्सटर्नल कारक है। बल एक ऐसा एक्सटर्नल कारक है, बाह्य कारक है, जो कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है या परिवर्तन करने की कोशिश करती है। सपोज कि दोस्तों यहां पर ये देखिए आपके पास मार्कर है, ये इस तरह का इसका विराम अवस्था में है। अगर हमने किसी फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, और ये इक्वल फोर्स में अगर ये जो है इधर से भी इक्वल फोर्स लगता है तो हम ये फोर्स लगा करके अपने फिंगर से कोशिश तो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, या फिर इसकी अवस्था में परिवर्तन देखिए मूव कर गया तो परिवर्तन करने की कोशिश करती है। यहां पर है बल व बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो उसमें और भी गति ला सकती है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में नहीं है, विराम अवस्था में है, तो उसको हम गति की अवस्था में ला सकते हैं। मीन्स उसकी अवस्था में परिवर्तन कोशिश, ऐसा बल, ऐसा बाह्य कारक है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, इसी को बल कहते हैं। दोस्तों यहां पे आगे देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये आपको भी पता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन साहब ने बताया है। न्यूटन्स का द्वितीय नियम से बल का परिभाषा दिया गया है, जिससे न्यूटन्स के नाम से ही न्यूटन्स साहब का रिगार्ड देते हुए बल का परिभाषा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप लोग जानते हैं F इज इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन त्वरण। दोस्तों यहां पर क्या है, इसका एसआई निकालेंगे तो ये मास का क्या होता है, केजी होता है, और अभी एक्सीलरेशन के लिए मैंने बताया था यहां पर मीटर एस इनवर्स टू, दिस केजी मीटर एस इनवर्स टू, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, यहां पर न्यूटन लिखते हैं। तो अभी तक हमने समझाने की कोशिश की आपको त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन मंदन क्या हो सकता है, वृद्धिमान त्वरण क्या होता है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में किस तरह से पूछा सकता है, और साथ ही साथ आपको बताया गुरुत्वीय बल में गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, जी का वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकता है, जी का वैल्यू नेगेटिव क्या हो सकता है, एग्जाम में पूछने का पैटर्न क्या हो सकता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं यहां पर बल के प्रकार। तो हमने बताया बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में, चाहे वो गति की अवस्था में हो चाहे वो विराम अवस्था में हो, उस अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करती है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब उसको देखते हैं बल कितने तरह का हो सकता है। यहां पर हमने बताने की कोशिश किया है बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। संपर्क बल, संपर्क बल
और दूसरा कहेंगे असंपर्क बल। पहली बात ही जानते हैं, संपर्क मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, जिसमें हम लोग टच करके उसमें हम जिस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेंगे उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। और असंपर्क बल जिसमें हम विदाउट कॉन्टैक्ट कर। तो यहां पर संपर्क बल की बात हम लोग करते हैं। संपर्क बल सपोज कर ये वस्तु है और इसे टच करके कांटेक्ट करके इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेंगे तो यह संपर्क बल होगा। हमने यहां समझाने की कोशिश किया है कि वह बल जो किसी व्यक्ति, जीव जंतु या यंत्र द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या यंत्र पर प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित करते, प्रत्यक्ष कारक होगा उसका, इसमें हिडन नहीं होगा, छुपा हुआ नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ेगा। कोई व्यक्ति उस पर बल लगा रहा है, कोई मशीन उस पर बल लगा रहा है, कोई मशीन के द्वारा किसी पत्थर को ले जाया जा रहा है, या कोई व्यक्ति के द्वारा कोई पत्थर को ढकेला जा रहा है, या कोई व्यक्ति किसी सामान को घसीट रहा है, खींच रहा है, तो इसे संपर्क बल कहेंगे। अभी मैंने इसको टच किया, इस संपर्क बल है। एग्जाम्पल बताया यहां पर, कोई व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को खींचना, हवा द्वारा पेड़ को हिलना और गाड़ी द्वारा किसी वस्तु को धकेलना। इट इज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। उसके बाद असंपर्क बल। असंपर्क बल में हम लोग ये देखेंगे कि यहां पे कांटेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, इस पेन को मैं अगर छोड़ देता हूं यहां पे और इस तरह से ये नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पे क्या होता है कि इस पे आपने कोई कांटेक्ट नहीं लगाया। विदाउट कांटेक्ट अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ। एंड ये क्या करते, फील कर सकते हैं इसको। प्रत्यक्ष रूप से आप जो है इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से आप देख नहीं सकते हैं। हमने समझाने की कोशिश किया यहां पर कि ऐसा बल जो बिना कारक दिखे उत्पन्न होता है, असंपर्क बल कहते हैं। एग्जाम्पल में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो असंपर्क बल कितने तरह का हो सकते हैं? सबसे पहले यहां पर है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये फील करते हैं डे टू डे। यहां समझाने की हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक वस्तु, कोई एक पिंड जो है किसी दूसरे पिंड पर समान रूप से खींचने की कोशिश करती है, आकर्षण करने की कोशिश करती है, आकर्षण बल के द्वारा प्रभाव डालती है। अब यहां पे यह देखा जाता है कि जिस वस्तु का मास अधिक होता है वो अपनी ओर खींच लेती है, जिस वस्तु का कम होगा उसका उस समय वैल्यू नेग्लिजिबल होगा या कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? यहां पर कि इस ब्रह्मांड में एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को खींचने की कोशिश करती है और एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचने के बीच में जो दूरी होती है, हमने यहां पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, यदि दो वस्तु कोई दूरी पे है तो दोनों के बीच में लगने वाले बल उसके मास का गुणनफल के समानुपाती होता है और उस बल, वह बल वो दोनों के बीच के दूरी की वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां समझाने को दोस्तों कि यहां पर सपोज कीजिए कि ये दो पिंड है, ये दो वस्तु है जिसका मास m1 और m2 है। ये दोनों एक दूसरे को एक समान बल से अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग पढ़े थे, क्लास 11th में भी पढ़ रहा है साइंस के पोर्शन में, और साथ ही साथ क्लास 9th में भी पढ़ना था फिजिक्स में। हमने बताया यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब ने बताया है कि ये दोनों वस्तु एक दूसरे की ओर समान बल से खींचने की कोशिश करते हैं और इस लॉ के अनुसार F is directly proportional to m1 m2 मीन्स दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों पिंडों के लगने वाले बल के गुणनफल के समानुपाती। बल क्या होता है? लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मीन्स ये बल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती m1 m2 और इसके बीच की दूरी m1 और m2 जो वस्तु जहां पर है इसके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको हम लिख सकते हैं F इज
इसको देखिए, ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे मिलाते हैं मैथ्स में, आर स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जी क्या है, ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कांस्टेंट है। ये फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इस जी इज इक्वल टू एफ, यहां पर एफ इज इक्वल टू हो गया दिस जी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। दिस इज जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।